टॉपिक है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड दो शब्दों से मिलकर बना है, इंटरनेशनल प्लस ट्रेड। इंटरनेशनल का मतलब है कोई भी चीज जो एक देश के बाहर की जाती है इंटरनेशनल कहलाती है, या फिर एनीथिंग बियॉन्ड नेशनल बाउंड्रीज इज नोन एज इंटरनेशनल। प्लस ट्रेड, ट्रेड मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इंटरनेशनल ट्रेड का क्या मतलब हुआ? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज। जैसे इसमें दे रखा है, इंटरनेशनल ट्रेड रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर देन टू कंट्री। बी, जब दो या दो से अधिक देशों के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज किया जाता है तो वो इंटरनेशनल ट्रेड कहलाता है। जैसे डेफिनेशन है, इंटरनेशनल ट्रेड इज ए ट्रेड बिटवीन नेशंस। इंटरनेशनल ट्रेड मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बियॉन्ड नेशनल बाउंड्रीज और बिटवीन नेशंस। जैसे इंडिया का कोई भी एक्सपोर्टर या इंडिया का मैन्युफैक्चरर क्या करता है, जो गुड्स हैं वो यूएसए को एक्सपोर्ट करता है, तो इंडिया के मैन्युफैक्चरर के द्वारा गुड्स यूएसए को एक्सपोर्ट करना इंटरनेशनल ट्रेड कहलाएगा, क्योंकि जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स है वो बिटवीन टू कंट्रीज हो रहा है, तो ये इंटरनेशनल ट्रेड होगा। नेक्स्ट है बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड या डिटरमिनेंट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड क्यों किया जाता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट करते हैं, तो हम देखते हैं कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं। फर्स्ट है इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन। इंटरनेशनल ट्रेड का जो मेन कारण है वो है इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन। जो स्पेशलाइजेशन है वो रिजल्ट है डिवीजन ऑफ लेबर का। तो देखो, जो वर्ल्ड की जो डिफरेंट कंट्रीज हैं, ऐसा नहीं है भी वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज के पास सभी रिसोर्सेज अवेलेबल हों। तो कुछ कंट्रीज के पास कुछ रिसोर्सेज होते हैं, कुछ कंट्रीज के पास कुछ रिसोर्सेज होती हैं। तो कंट्री क्या करती है, उनके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उन्हीं रिसोर्सेज को यूज करते हुए वो प्रोडक्शन करती हैं, उन्हीं रिसोर्सेज को यूज करके वो प्रोडक्शन करती हैं। तो इस तरह से जिन कंट्रीज के पास जो स्पेशल रिसोर्सेज हैं उन्हीं में वो प्रोडक्शन करती हैं। इसके बाद है इंटरनेशनल जो स्पेशलाइजेशन है उसके कौन कौन से डिटरमिनेंट्स हैं। जैसे इसके आगे है जैसे नेचुरल इंडोमेंट। नेचुरल इंडोमेंट में क्या होता है, जो नेचुरल इंडोमेंट है वो नेचर का जो है फ्री गिफ्ट है डिफरेंट कंट्रीज को। तो वो कंट्रीज क्या करती हैं, जो नेचर का जो गिफ्ट मिला हुआ है उसी का जो है प्रोडक्शन करती हैं। जैसे जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके पास जैसे ऑयल वेल्स हैं, तो वो जो ऑयल्स है वो गल्फ कंट्रीज क्या करती हैं, वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज को एक्सपोर्ट करती हैं। इसी तरह से जापान और बांग्लादेश के अंदर जो फिश प्रोडक्शन है वो किया जाता है। इसी तरह जैसे नेचुरल एंडोमेंट के अंदर जो फर्टिलिटी ऑफ सोइल है या फिर गुड क्लाइमेट कंडीशंस है उनको भी शामिल किया जाता है। तो जैसे इंडिया और श्रीलंका जो है टी का जो प्रोडक्शन है वो करता है, क्योंकि इंडिया और श्रीलंका की जो क्लाइमेट कंडीशन है वो ज़्यादा बेटर है टी के लिए। तो इस तरह से डिफरेंट कंट्रीज क्या करती हैं, जो उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज जो अवेलेबल होते हैं उन्हीं को यूज़ करती है वो प्रोडक्शन करती हैं। तो ये जो नेचुरल एंडोमेंट है ये भी एक इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन का कारण है। सेकंड जो फैक्टर है वो है टेक्निकल नो हाउ। कुछ कंट्रीज की जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी एडवांस है। जैसे यूएसए के द्वारा जो वॉर गुड्स हैं वो प्रोड्यूस की जाती हैं, या फिर यूएसए की जो मशीनरी प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो इस तरह से जिन कंट्रीज में टेक्निकल प्रोडक्शन की जाती है वो कंट्रीज क्या करती हैं, इन टेक्निकल जैसे मशीनरी इनको दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करती हैं। थर्ड जो फैक्टर है वो है कॉस्ट डिफरेंस। ज़्यादातर कंट्रीज उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती हैं जिसमें उनको प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में कम से कम कॉस्ट लगती है, या फिर वो कंट्री उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है जिसमें जिस प्रोडक्ट को वो सबसे कम सस्ते में
प्रोड्यूस कर सकती हैं। जैसे इसके लिए वो उनको या तो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज मिलता है या फिर एब्सोल्यूट एडवांटेज मिलता है। नेक्स्ट जो है वो है मार्केटिंग फैक्टर्स। कई कंट्रीज के जो कंपनीज होती हैं उनके पास आर्ट ऑफ सेल्समैनशिप होता है, प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन होता है, एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी होती है। तो इस तरह से उन कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स की जो डिमांड होती है या उनकी जो ब्रांड्स की डिमांड होती है वो डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज में होती है। तो वो क्या करती हैं, जब फॉरेन कंट्रीज उन प्रोडक्ट्स की डिमांड करती हैं तो वो प्रोडक्ट डिफरेंट कंट्रीज में अवेलेबल करवाते हैं। तो डिफरेंट मार्केटिंग फैक्टर्स होने की वजह से जो इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन है वो भी है। इसके बाद है सेकंड पॉइंट है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ए स्पेसिफिक फैक्टर। देखो सभी कंट्रीज के पास सभी रिसोर्सेज जो है अवेलेबल नहीं होती। कुछ कंट्रीज के पास कुछ रिसोर्सेज हैं तो कुछ कंट्रीज के पास कुछ रिसोर्सेज हैं। जैसे इंग्लैंड टी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, जापान के पास आयरन माइंस नहीं है, और इंडिया जो है इंडिया के पास टिन नहीं है। इंडिया दूसरी कंट्री से जो टिन है उसको इंपोर्ट करता है। और जैसे इंडिया टी प्रोड्यूस करता है और इंग्लैंड टी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो जो इंग्लैंड है वो इंडिया से जो टी है वो इंपोर्ट करता है। तो इस तरह से कुछ फैक्टर्स कुछ जो रिसोर्सेज हैं वो कुछ कंट्रीज में कुछ में है, तो इस तरह से वो इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देती हैं। थर्ड पॉइंट है डिजायर टू कंज्यूम वैरायटी ऑफ गुड्स। देखो कई कंट्रीज क्या करती हैं, वो खुद भी प्रोडक्शन करती हैं और वही सेम जो प्रोडक्ट है वो दूसरी कंट्रीज से भी इंपोर्ट करती हैं। जैसे इंडिया के अंदर इंडिया के द्वारा जो क्लॉथ है वो लार्ज स्केल पर बनाया जाता है, फिर भी जो इंडिया है दूसरी कंट्रीज से जो क्लॉथ है उसको इंपोर्ट करता है। तो ये थे कुछ डिटर्मिनेंट्स जो इंटरनेशनल ट्रेड को इम्पैक्ट करते हैं। इसके बाद है सिमिलरिटीज बिटवीन इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड में क्या क्या समानताएं पाई जाती हैं वो देखते हैं। फर्स्ट है स्पेशलाइजेशन। देखो स्पेशलाइजेशन जो है वो है रिजल्ट है डिवीजन ऑफ लेबर का। तो कंट्रीज अगर हम कंट्री लेवल पर देखें, इंटरनल ट्रेड में देखें, तो एक कंट्री की डिफरेंट स्टेट्स जो हैं वो उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती हैं जिसके जो रिसोर्सेज हैं वो उनके पास अवेलेबल हैं। तो जैसे इंडिया के अंदर जो महाराष्ट्र है और गुजरात है वो कॉटन टेक्सटाइल का प्रोडक्शन करती है। इसी तरह से इंडिया के अंदर जो उत्तर प्रदेश है वो शुगर का प्रोडक्शन करती है। तो उत्तर प्रदेश जो है शुगर की जो डिमांड है वो डिफरेंट स्टेट्स की पूरी करता है। मींस इसी तरह से महाराष्ट्र और गुजरात से जो कॉटन टेक्सटाइल है वो इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स को सेल किया जाता है। इसी तरह से अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो जो बांग्लादेश है वो जूट का मैन्युफैक्चरर है। इसी तरह से जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं वो मशीन्स का प्रोडक्शन करते हैं। तो इस तरह से अगर इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो जो ज़्यादातर जो मशीनरी है वो यूएस से डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज को एक्सपोर्ट की जाती है। इसी तरह से जो जूट है वो बांग्लादेश से डिफरेंट कंट्रीज को एक्सपोर्ट की जाती है। तो जो स्पेशलाइजेशन है वो इंटरनल ट्रेड में भी है और इंटरनेशनल ट्रेड में भी। सेकेंड पॉइंट है कॉस्ट। देखो बेशक तो मैन्युफैक्चरर के द्वारा डोमेस्टिक बिजनेस किया जाए, डोमेस्टिक लेवल पर ट्रेड की जाए या फिर इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड की जाए, हर एक मैन्युफैक्चरर अपने जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो कम से कम करना चाहता है। तो प्रोडक्ट अगर डोमेस्टिक लेवल पर देखें तो उन स्टेट्स के द्वारा प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया जाता है जिसमें उनको कम से कम कॉस्ट पड़ती है। इसी तरह से इंटरनेशनल लेवल पर कंट्रीज वो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती हैं जिनमें उनको कम से कम कॉस्ट लगे। तो इस तरह से जो कॉस्ट मिनिमाइज का जो ऑब्जेक्ट है वो इंटरनल ट्रेड लेवल पर भी रहता है और इंटरनेशनल ट्रेड लेवल पर भी रहता है। थर्ड जो है एक्सचेंज। देखो
बेशक जो ट्रेड है वो डोमेस्टिक ट्रेड की जाए, वहाँ भी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। अगर इंटरनेशनल लेवल पे की जाए तो भी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। जैसे हमने ऊपरले एग्जांपल में देखा था, जैसे महाराष्ट्र के अगर हम डोमेस्टिक लेवल पर देखें तो महाराष्ट्र एंड गुजरात जो है कॉटन टेक्सटाइल का प्रोडक्शन करती हैं। तो वो क्या करती हैं, कॉटन टेक्सटाइल जो है वो इंडिया की डिफरेंट स्टेट्स को सेल करती हैं और अदर प्रोडक्ट्स की जो ज़रूरत होती है वो दूसरी स्टेट से खुद परचेज लेती हैं। तो इस तरह से डोमेस्टिक लेवल पर भी गुड्स का एक्सचेंज होता है। इसी तरह से इंटरनेशनल लेवल पर भी, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स मशीनरी का प्रोडक्शन करती हैं तो मशीनरी को दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करती हैं, और इसी तरह से यूएसए को और गुड्स की ज़रूरत होती है तो वो दूसरी कंट्री से इंपोर्ट भी करती हैं। तो इस तरह से इंटरनल ट्रेड में भी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है और इंटरनेशनल ट्रेड में भी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। इसके बाद है प्रॉफिट। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर भी मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना चाहता है और इंटरनेशनल लेवल पर भी जो कंपनीज हैं वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना चाहती हैं। तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर भी उन स्टेट्स के अंदर या उस एरियाज के अंदर या उस कस्टमर्स को प्रोडक्ट सेल करता है जहां पर उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉफिट है वो मिले। इसी तरह से इंटरनेशनल लेवल पर कंपनीज उन कंट्रीज में अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती हैं जहां पर उनको जो है मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। फिफ्थ जो पॉइंट है वो है म्यूचुअल कोऑपरेशन। देखो इंटरनल ट्रेड में क्या होता है, जो ट्रेडर्स होते हैं वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव करते रहते हैं और इससे क्या होता है उनके बीच में, डोमेस्टिक जो ट्रेडर्स हैं उनके बीच में जो क्लोज ट्रेड रिलेशनशिप जो है मेंटेन होते हैं और म्यूचुअल कोऑपरेशन उनके बीच में मेंटेन होता है। इसी तरह से इंटरनेशनल लेवल पर क्या होता है, इंटर इकोनॉमिक रिलेशन से जो है म्यूचुअल कोऑपरेशन डिफरेंट कंट्रीज में बढ़ता है। सिक्स्थ पॉइंट है वॉलेंट्री ट्रांजैक्शन। देखो जो ट्रांजैक्शन है वो, जो ट्रांजैक्शंस हैं वो पीपल की डिस्क्रिएशन पे डिपेंड करती हैं। किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो टैरिफ जो है इम्पोज तो कर सकती है बट किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए किसी भी पीपल को वो है फोर्स नहीं कर सकती। तो इस तरह से बेशक डोमेस्टिक लेवल पर हम देखें जो ट्रांजैक्शन की जाती हैं गुड्स एंड सर्विसेज में वो पीपल्स की जो डिस्क्रिएशन पे उस पर डिपेंड करती हैं। इसी तरह से इंटरनेशनल लेवल पर भी पीपल की इच्छा पर ही एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिपेंड करती है। लास्ट जो पॉइंट है कंज्यूमर सोवरेनिटी। इसमें क्या होता है, देखो डोमेस्टिक लेवल पर भी देखें तो मैन्युफैक्चरर के द्वारा वही प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है जिसकी जो है कस्टमर के द्वारा डिमांड की जाती है, मीन्स कंज्यूमर की प्रेफरेंस के अनुसार प्रोडक्ट बनाया जाता है। इसी तरह से अगर इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो इंटरनेशनल लेवल पर भी जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर की प्रेफरेंस के अनुसार होता है। अगर कंज्यूमर की प्रेफरेंस के अनुसार नहीं होगा तो वो प्रोडक्ट ना तो डोमेस्टिक लेवल पर सेल हो पाएगा और न ही वो इंटरनेशनल लेवल पर। तो ये थी कुछ सिमिलरिटीज जो इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनल ट्रेड में पाई जाती हैं। इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड में क्या अंतर है। फर्स्ट पॉइंट दे रखा है इमूवेबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल। तो ये क्या कहते हैं, बी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जैसे लेबर, कैपिटल, वो विद इन कंट्री तो इजीली एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूविल की जा सकती है। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मूविल भी मतलब काफी मुश्किल है, क्योंकि अगर फॉरेन कंट्री लेबर को अच्छे वेजेस भी ऑफर करती है तो भी जो लेबर है वो फॉरेन कंट्री में नहीं जाना चाहती, क्योंकि इसके पीछे कुछ कारण है। क्योंकि एक तो जो रिलेटिव्स होते हैं लेबर के वो उनकी
डोमेस्टिक कंट्री में ही रहते हैं। दूसरा, फॉरेन कंट्रीज में जो लैंग्वेज की प्रॉब्लम है वो भी उनको फेस करनी पड़ती है। तो इस तरह से ये क्या कहते हैं, डोमेस्टिक लेवल पर जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको मूव करना एक स्टेट से दूसरी स्टेट में या एक एरिया से दूसरे एरिया में, वो तो ईजी है। बट अगर इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो वहाँ पर जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव करना काफ़ी मुश्किल होता है। सेकेंड जो पॉइंट है, डिफरेंट प्रोडक्शन कंडीशंस। ये क्या कहते हैं, डिफरेंट कंट्रीज की जो प्रोडक्शन कंडीशंस हैं वो डिफरेंट पाई जाती हैं। जैसे हर एक कंट्री की क्या होती है, अपनी अलग टेक्नोलॉजी होती है, अलग टैक्सेशन सिस्टम होता है, अलग लेबर लॉस होते हैं और डिफरेंट सोशल कस्टम्स होते हैं, डिफरेंट प्रोडक्शन फैसिलिटीज होती हैं। तो इस वजह से एवरी कंट्री की जो प्रोडक्शन कंडीशंस है वो अलग अलग होती हैं। इसके अलावा कई कंट्रीज की गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोडक्शन को इंक्रेज करने के लिए टाइम टू टाइम मैन्युफैक्चरर को सब्सिडी प्रोवाइड करती हैं या टैक्स एग्जम्पशन देती हैं, और या फिर अच्छी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो है मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड की जाती है। तो इस तरह से अगर किसी कंट्री की गवर्नमेंट क्या करती है, मैन्युफैक्चरर को अगर सब्सिडी प्रोवाइड करती है तो इससे क्या होगा, उस मैन्युफैक्चरर की जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो कम आएगी। जब प्रोडक्शन की कॉस्ट कम आएगी तो वो जो मैन्युफैक्चरर है वो अपने प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो भी कम रख पाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, डिफरेंट कंट्रीज में जो सेम प्रोडक्ट का क्या होता है, प्राइस वेरिएशन पाया जाता है। इसी तरह से जो प्राइस वेरिएशन है वो डिफरेंट कंट्रीज में काफ़ी पाया जाता है। बट जो प्रोडक्शन कंडीशन है अगर हम देखें डोमेस्टिक लेवल पर, तो जो डोमेस्टिक लेवल पर प्रोडक्शन कंडीशन में ज़्यादा जो डिफरेंस है वो नहीं पाया जाता इंटरनेशनल ट्रेड के मुकाबले। इसके बाद थर्ड पॉइंट है डिफरेंट करेंसीज। देखो हर एक कंट्री की का अपना करेंसी सिस्टम होता है, अपना मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं। तो डोमेस्टिक लेवल पर अगर हम देखें तो सेम करेंसी है और सेम मॉनेटरी पॉलिसी है सभी मैन्युफैक्चरर के लिए। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो हर एक कंट्री का जो करेंसी सिस्टम है वो भी अलग है, मॉनेटरी पॉलिसी है वो भी अलग अलग है। तो इस तरह से अगर सपोज करो इंडिया क्या करती है, किसी यूएसए से गुड्स इंपोर्ट करती है, तो उस इंपोर्ट की पेमेंट करने के लिए इंडिया के पास फॉरेन करेंसी होनी चाहिए, मतलब फॉरेन करेंसी होनी चाहिए तभी वो इंपोर्ट कर पाएगी। तो इस तरह से कई बार जो है एक्सचेंज रेट जो फ्लक्चुएशंस हैं या फिर एक्सचेंज रेट अनफेवरेबल या फेवरेबल आते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम है वो भी अराइज हो जाती है डिफरेंट कंट्रीज में। बट डोमेस्टिक लेवल पर सेम करेंसी होने की वजह से, सेम मॉनेटरी पॉलिसी होने की वजह से इस तरह की एक्सचेंज रेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जो है डोमेस्टिक लेवल पर फेस नहीं करनी पड़ती। इसके बाद है नेक्स्ट है डिफरेंट मार्केट कंडीशंस। देखो ज्योग्राफिकल जो डिस्टेंस है इंटरनेशनल लेवल पर वो तो है ही है, इसके अलावा डिफरेंट कंट्रीज के क्या होते हैं, डिफरेंट कस्टम्स पाए जाते हैं, टेस्ट अलग हैं, उनके ट्रेडिशंस अलग हैं, मेजर्स अलग हैं, टर्म्स ऑफ ट्रेड अलग हैं। इसके अलावा जब इसके बाद एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो है प्रोडक्ट को भेजने में भी काफ़ी समय लग जाता है। इसके अलावा जो एक्सपेंसेस हैं ट्रांसपोर्टेशन के वो भी काफ़ी बियर करने पड़ते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट कंट्रीज की जो मार्केट कंडीशन है वो अलग अलग हैं डोमेस्टिक ट्रेड के मुकाबले। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंसेस इन नेचुरल रिसोर्सेज एंड ज्योग्राफिकल कंडीशंस। देखो डिफरेंट कंट्रीज की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन या उनके नेचुरल रिसोर्सेज हर एक कंट्री में अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे जो इंडिया है, इंडिया के अंदर जैसे आयरन मिलता है, इसी तरह से इराक के अंदर ऑयल मिलता है। इसके अलावा जो क्लाइमेट कंडीशंस हैं उनमें भी डिफरेंस पाया जाता है, सोइल फर्टिलिटी का भी डिफरेंस पाया जाता है। तो इस तरह से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इन नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से या फिर ज्योग्राफिकल कंडीशंस की वजह से डिफरेंट कंट्रीज के प्रोडक्ट की डिफरेंट पाई जाती है। बट जो डोमेस्टिक लेवल पर अगर देखें तो इंटरनेशनल लेवल के मुकाबले डोमेस्टिक लेवल पर जो कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो कम होता है। इसके बाद 6 पॉइंट है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस। देखो गवर्नमेंट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, इस तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शन जो है डोमेस्टिक लेवल पर गवर्नमेंट के द्वारा नहीं लगाई जाती। अगर इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो रिस्ट्रिक्शंस हैं गवर्नमेंट के द्वारा लगाई जाती हैं, वो भी नेशनल डेवलपमेंट के लिए या फिर नेशन की सिक्योरिटी के लिए। तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो डोमेस्टिक लेवल पर नहीं है,
इंटरनेशनल लेवल पर हैं। इसके बाद है डिफरेंस इन मूवेबिलिटी ऑफ गुड्स। देखो अगर डोमेस्टिक या इंटरनल ट्रेड की बात करें तो जो गुड्स हैं वो विद इन कंट्री जो मूव की जाती हैं, वो इसके लिए ज़्यादातर जो कॉमन ट्रांसपोर्टेशन जो मीडियम यूज़ किया जाता है वो है रेलवेज, रोड्स, एयरवेज एंड वाटरवेज। अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें इंटरनेशनल लेवल पर, तो ज़्यादातर जो गुड्स हैं वो एक्सपोर्ट की जाती हैं या तो वाटरवेज के थ्रू या फिर एयरवेज के थ्रू। तो कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा नहीं है, तो उन इस तरह की कंट्रीज जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है वहाँ पर गुड्स को एक्सपोर्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इस तरह से गुड्स को एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में मूविल करना काफ़ी मुश्किल है डोमेस्टिक या इंटरनल ट्रेड के मुकाबले। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। काफ़ी सारे जो डिफरेंट इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, WTO हो गया, तो ये क्या करते हैं, इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसको इम्पैक्ट करते हैं। तो इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डोमेस्टिक ट्रेड में उनका कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। इसके बाद है नेक्स्ट है इकोनॉमिक नेशनलिज्म। देखो इकोनॉमिक नेशनलिज्म में क्या होता है, हर एक कंट्री इंडिपेंडेंट बनना चाहती है, जिसमें उसके लिए जो गवर्नमेंट के द्वारा जैसे जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं भी, जो भी प्रोडक्ट है वो इंडिया का प्रोडक्ट इंडिया के अंदर ही यूज़ किया जाए, फॉरेन गुड्स को परचेज ना किया जाए। जैसे इसका एग्जांपल है स्वदेशी मूवमेंट। तो ये जो इस तरह की जो पॉलिसीज होती हैं वो एक कंट्री में होती हैं, वो एक कंट्री की स्टेट्स के अंदर नहीं होती। तो ये जो डिफरेंस है वो इंटरनेशनल और इंटरनल लेवल पर पाया जाता है। इसके बाद है डिफरेंस इन लैंग्वेज, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। डिफरेंट कंट्रीज के अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग ट्रेडिशंस हैं, उनका पॉलिटिकल सिस्टम है, बट डोमेस्टिक लेवल पर है तो सही, बट इंटरनेशनल लेवल के मुकाबले काफ़ी कम है। तो ये तो थे कुछ डिफरेंस जो इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड में पाए जाते हैं।